हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, समान पात्रता परीक्षा ये स्नातक लेवल के लिए परीक्षा की स्कीम हो गई आपके सामने। ये प्रश्नों की संख्या हो गई, कितने प्रश्न हैं? 150 प्रश्न हैं। कुल अंक कितने आएंगे? 300 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 300 बनता है। ठीक है। अब आपका पेपर कितने घंटे का रहेगा? 3 घंटे का रहेगा। अब आप यहाँ देखिए कि इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको क्या करना है? 150 में से 150 क्वेश्चन करके आने हैं। एक्चुअली क्या है, जब मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया था, पार्ट फर्स्ट है ना, तो उसके अंदर मैंने इसको गलती से 1/3 नेगेटिव मार्किंग बोल दिया था, जो कि बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको 150 में से 150 प्रश्न करके आने। एक्चुअली क्या था, जो रीट के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें जब मैंने ये सेक्शन पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या बताया था, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि रीट मीन्स के अंदर वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 1/3, पर अपने सीईटी में क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा सा फ्लो में मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है, तो ये मेरी गलती रही। तो आप अच्छे से ध्यान रखें कि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको 150 में से 150 क्वेश्चन करके आने हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि ये कंप्यूटर का जो ज्ञान है ये तो हमने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा इसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल पे आपको समसामयिक घटनाएं पढ़ाई जा रही हैं। राजस्थान का भूगोल, इसकी मैराथन क्लास चल रही है। ठीक है, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, ऐसे आदि विषय भी, इनके टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम इसमें अब जो विज्ञान प्रौद्योगिकी देख रहे हैं, हम इसका आज देख रहे हैं पार्ट सेकेंड। ठीक है, पार्ट सेकंड। और इसमें हम देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी के जो आगे का पार्ट है वो देखेंगे इसी में। फिर उसके बाद हम रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह, ये नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। हालांकि ये इसके पार्ट सेकंड और थर्ड भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा, देखो कितना होता है उस हिसाब से बताएंगे। हालांकि ये बहुत डेप्थ में नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। सूचनाएँ संचार प्रौद्योगिकी की, है ना, इन डेप्थ नहीं जाना है, परंतु पढ़नी तो फिर भी पड़ेंगी। तो आज ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ने सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न घटक देखे थे, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दूरसंचार नेटवर्क, मानव संसाधन, इनके बारे में हमने देखा था कि ये क्यों जरूरी हैं। फिर हमने इसके प्रभाव देखे थे कि सूचना प्रौद्योगिकी के पॉजिटिव नेगेटिव क्या प्रभाव पड़ते हैं। फिर सूचना प्रौद्योगिकी के इंपॉर्टेंस हमने समझी थी कि किस किस फैक्टर में क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद में हमने ये क्वेश्चन किया था कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है। इसका आंसर परम था। ठीक है, जिसने नहीं देखा वो इसके लिए वापस बता देते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, हम ये देख रहे थे टूल्स, है ना। अब टूल्स की हमें क्या जरूरत पड़ती है? बिना टूल्स के हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे बताइए? जब हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सहायता में, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो अभी हम क्या है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही तो एक दूसरे से संवाद कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लेक्चर बनाया और अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, आपने देखा, फिर आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से कमेंट कर देंगे। तो आप भी तो अपने मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी की सहायता से, जैसे मान लीजिए नेटवर्क हो गया, डिवाइस हो गया, है ना, आपने एक डेटा क्रिएट किया। क्या डेटा किया आपने? खुद से कुछ लिखा, वो डेटा ही तो है जो आप लिख रहे हैं। तो आप उसको सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, वो टूल्स की सहायता से आप क्या है, अपने कम्युनिकेट करते हैं। जो भी आप संदेश भेजना चाहते हैं सामने वाले को, वो भेजे जा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर वो कबूतर से भेज सकते हैं। ठीक है, पत्र भेज सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, खुद जाके बोल कर आ सकते हैं। तो वो क्या होंगे, नॉन टेक्नोलॉजिकल हो गए, वो तो कन्वेंशनल मेथड हो गए। तो आ जाइए, ये चीज़ें हमने ऐसे बहुत डेप्थ में समझी थी ये सारी चीज़ें। फिर नेसेसिटी ऑफ डेटा कम्युनिकेशन समझा था कि एक ट्रांसमिशन मीडिया होता है जिसमें एक सेंडर और एक रिसीवर होता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहीं से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन है, इनको अच्छे से समझा था। फिर हमने देखा तार वाले माध्यम देखे थे कि जिनमें वायर होता है, वायर लगे होते हैं, वायर के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। और वायर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, है ना, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल हो गई, इस तरीके की दिखाई देती है। फिर इसके बारे में भी समझा था। फिर कोएक्सियल केबल पढ़ी थी हमने। ठीक है, जिसने नहीं देखा वो यहाँ से देख लीजिए। ऑप्टिकल फाइबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा था। जिसने भी इनको नहीं देखा है वो इसको यहाँ से देख लीजिए। अब देखिए सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण टूल्स पार्ट सेकेंड। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, बेतार प्रेषण माध्यम देख रहे हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया देख रहे हैं। इसमें देखिए जैसे एक सेंडर होता है और दूसरा होता है रिसीवर। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम का प्रयोग करेंगे। अपन ने इससे पहले कौन सा माध्यम देखा था, तार वाला माध्यम देखा था, जिसमें अपन ने ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ी थी। फिर दूसरे नंबर पर अपन ने देखा था शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। फिर तीसरे नंबर पर हमने
कोएक्सियल केबल देखी थी, चौथे नंबर पे हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल्स देखी थी। तो हमने इस तरीके से ये वायर्ड वाली केबल्स पढ़ी थी। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया देख रहे हैं, मतलब विदाउट वायर के हम किस तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे। आप ये देख सकते हैं सिग्नलों का प्रयोग हो रहा है। इसमें देखो एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर तक संकेतों को प्रेषण करने के लिए तार अथवा केबल का उपयोग ना कर ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके संचारण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें अनिर्दिष्ट माध्यम अनगाइडेड मीडिया, ठीक है, अनगाइडेड अपन ने देखा था, वायर्ड में कौन सा था, गाइडेड मीडिया देखा था, और ये कौन से हो गए, अनगाइडेड मीडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई गाइडेंस नहीं है, ये एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। आप अभी मान लीजिए इस डायरेक्शन में बैठे हैं और थोड़ी देर बाद जाके यहाँ बैठ जाएंगे, तो जो कम्युनिकेशन इधर हो रहा था वो कम्युनिकेशन अब इधर होने लग जाएगा, है ना। तो इसमें कोई पाथ डिसाइडेड नहीं होता, इसीलिए इसे अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। प्रयुक्त होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों और युक्तियों के आधार पर मुख्य बेतार संचार माध्यम निम्न प्रकार हैं। आ जाइए उनको एक एक करके देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेडियो तरंग, रेडियो वेव्स। देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और इसमें आप ये देख सकते हैं रेडियो वेव हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, अल्ट्रावायलेट, गामा, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट्स, एक्स रेज एंड कॉस्मिक रेज। इस तरीके से रेज हैं खूब सारी। अब ये जो हर जो भी रेज हैं इनका खुद का अपना क्या है, एक स्पेक्ट्रम है, एक मतलब एक रेंज है, एक कितने, जैसे 10⁴ से लेकर 10⁸ के बीच की जो वेव लेंथ होगी ये किसकी है, रेडियो वेव की है। अब जैसे मान लीजिए 10⁻, ये कितना आएगा, 9 आएगा यहाँ पर, 10⁻9 से लेकर 10⁻, जैसे मान लीजिए अपन यहाँ पे बात करते हैं तो 10⁻, ये आएगा 11, ठीक है। तो 10⁻9 से लेकर 10⁻11 के बीच की जो रेज होंगी वो कौन सी कहला रही है, इंफ्रारेड रेज कहलाएंगी। इस तरीके से रेज का नाम होता है। आ जाइए इसको थोड़ा सा आगे चल के समझते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये मैं क्या बना रहा हूँ, मैं ये वेव्स बना रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से वेव हो गई। जैसे सबसे पहली रे है उसका नाम है कॉस्मिक, ठीक है, कॉस्मिक रे। दूसरी कौन सी हो जाएगी, गामा रेज। तीसरी कौन सी हो जाएगी, तीसरी रेज है एक्स रेज। चौथी हो जाएगी अल्ट्रावायलेट। ठीक है, पांचवी हो जाएगी विजिबल लाइट्स। छठी हो जाएगी इंफ्रारेड। सातवीं हो जाएगी माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं ना, उसमें भी माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। आठवीं हो जाएगी रेडियो वेव्स, ठीक है। अब ये देखिए इनको याद कैसे करेंगे, इनकी याद करने की सिंपल सी ट्रिक है। देखो इनका शुरू का जो पहला अक्षर है ना वो सब उठा लीजिए, जैसे ये वाला, ठीक है। शुरू का फर्स्ट अक्षर आप यहाँ से लाइन से लिखना है। जैसे सी से बोलिए छोटी, ठीक है। जी से बोलिए गामा, CHOTI छोटी। जी से बोलिए गर्ल, है ना। ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, कभी भी भूलेंगे नहीं। और आप एग्जाम में हमेशा इस तरह क्वेश्चन आएगा, 1 सेकंड में आंसर निकलेगा आपका, ठीक है। छोटी गर्ल, बोलिए XUV गाड़ी आती है महिंद्रा की 700, उसमें बैठकर बोली I am ready, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। छोटी गर्ल XUV में बैठकर बोली I am ready, तो ये आपके सामने सारी रेज याद हो गई। C से हो जाएगा कॉस्मिक, G से हो जाएगा गामा, X से हो जाएगा एक्स रे, U से हो जाएगा अल्ट्रावायलेट, V से हो जाएगा विजिबल, I से हो जाएगा इंफ्रारेड, M से हो जाएगा माइक्रोवेव्स, R से हो जाएगा रेडियो वेव्स। इस तरीके से आप इस ट्रिक से पूरी की पूरी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो रेज हैं उनको याद कर सकते हैं। अगर बोलें कि शॉर्ट वेव लेंथ, ठीक है, ये वाली कौन सी, शॉर्ट वेव लेंथ टू, इस साइड में जैसे जाएंगे तो ये कौन सी हो जाएंगी, हाई वेव लेंथ, है ना, लॉन्ग वेव लेंथ, लॉन्ग वेव, ठीक है। छोटी से लंबी वेव लेंथ की तरफ हम डायरेक्शनल मूव, ये वाला हो गया। कैसे भी कोई सा भी पूछ लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में तो आपको पता चल जाएगा कि इंफ्रारेड से छोटी, इंफ्रारेड ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट से, इंफ्रारेड की,
ठीक है। पर एक्सरेज की और ज़्यादा छोटी होती है, इंफ्रारेड विजिबल से भी छोटा होता है एक्सरे। इस तरीके से आपको वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इनके नाम पता होने चाहिए। आ जाइए वापस वहीं चलते हैं। देखिए, रेडियो तरंगें आसानी से उत्पन्न की जा सकती हैं तथा लंबी दूरी तक पहुंच सकती हैं। ऊंची इमारतों व अन्य बाधाओं को ये आसानी से पार कर जाती हैं, अतः डेटा संचार में इन तरंगों का बहुत ही से उपयोग होता है। मतलब डेटा कम्युनिकेशन में हम कौन सा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा कि हम पहले ज़माने में क्या करते थे, इस तरीके से हमारे पास एक रेडियो होता था, रेडियो में यहाँ पर एंटीना लगा होता था, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से एक लीवर होता था जो इधर आगे पीछे घूमता था, एक डंडा सा होता था वो घूमता था जब हम इसको घुमाएंगे, और इससे क्या होता था, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम कम थी। तो इस तरीके से जो ये रेडियो था तो हमें गाने सुनने के काम में आता था, तो हम किसका इस्तेमाल करते थे, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते थे, और उसी के नाम पे इसका नाम रेडियो पड़ा। आज ये रेडियो तरंग के प्रेषण ट्रांसमीटर से सभी दिशाओं में विचरण कर सकती है, जिससे प्रेषक व प्राप्तकर्ता का एक ही पंक्ति में रहना आवश्यक नहीं होता। रेडियो संचारण टेलीग्राम संदेश के प्रसारण में काफ़ी समय से प्रयुक्त हो रहा था। यह संचार कम संचारण गति एवं न्यून आवृत्ति पर होता था, किंतु अब रेडियो प्रसारण में वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है। कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये तीन तरह की फ्रीक्वेंसी के इनका इस्तेमाल किया जाता है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सूक्ष्म तरंग प्रसारण, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का सिंपल सा मतलब है, आपको अगर ये नाम पढ़कर, सूक्ष्म तरंग प्रसारण नाम पढ़कर अगर कन्फ्यूज़न आ रहा है तो फिर इसको समझने के लिए सबसे पहले नाम, जो भी चीज़ पढ़े ना आप, मैं ये नहीं कह रहा कंप्यूटर पढ़े, आप अगर कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं XYZ, तो जब जैसे आप उसका नाम पढ़ते ही अगर वो चीज़ आपके दिमाग में क्लिक कर रही है तो समझ जाइए वो चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइक्रोवेव है, माइक्रो मतलब छोटी, वेव मतलब वेव्स, ठीक है, जो वेव होती है ठीक है। ट्रांसमिशन का मतलब है कम्युनिकेशन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एक सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया, और ये कौन सी वेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सीधी लाइन में होती है। इसका देखो, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स का ये सिंपल सा डिफरेंस था कि माइक्रोवेव्स तो क्या होती हैं, सीधी लाइन ऑफ साइट, मतलब सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, जबकि रेडियो वेव्स क्या से होती है, आप जैसे यहाँ पे खड़े हैं तो ये यहाँ आ जाएगी, यहाँ खड़े हैं तो यहाँ चली जाएगी, यहाँ खड़े हैं तो यहाँ आ जाएगी, है ना। तो ये क्या होता है, सीधी रेखा की जरूरत नहीं होती रेडियो वेव्स को, पर माइक्रोवेव्स को सीधी रेखा में ही ट्रैवल करती है। तो इसके लिए आपको अगर टावर लगाने हैं तो पैरेलल टावर लगाने पड़ेंगे एक लाइन के अंदर सीधे। सिंपल सी गणित ये है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो माइक्रोवेव समझ में आ गया। आप देखो, सूक्ष्म तरंग प्रसारण उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगों के माध्यम से होता है। इस माध्यम का उपयोग केबल डालने की समस्याओं से बचा जा सकता है। जिन स्थानों पर केबल डालकर दुष्कर होता है वहाँ यह माध्यम काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। जहाँ पे आप केबल नहीं डाल सकते, और केबल कहाँ नहीं डाल सकते, पहाड़ों में नहीं डाल सकते, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, ये माइक्रोवेव्स ज़्यादा इस्तेमाल रहेंगी, सूक्ष्म तरंगें, है ना। अब देखिए, माइक्रोवेव्स केवल एक सीधे रेखा में चल सकती है। तो यहाँ से क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वाली लाइन को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये वाली सूक्ष्म तरंगें माइक्रोवेव केवल एक सीधी रेखा में चल सकती हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके मार्ग में कोई बड़ी इमारत, पहाड़, अन्य बाधा आ जाने पर इन्हें पार नहीं कर सकती, अतः ये आवश्यक होता है कि प्रेषण ट्रांसमीटर एवं ग्राही रिसीवर एक सीधी रेखा लाइन ऑफ साइट में हो। इसके लिए प्रेषण एंटीना, ग्राही एंटीना को काफ़ी ऊंचाई पर एक सीधी रेखा में लगाया जाता है, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये गीगाहर्ट्ज़ के बैंड हो गए, ये तो क्या होगा 50 गीगाहर्ट्ज़ तक है यहाँ पर, है ना, 50 गीगाहर्ट्ज़ से कम जीरो की तरफ, और ये वाले क्या हो गए 100 गीगाहर्ट्ज़ हो गए, ये 50 हो गया, ठीक है, GH। तो ये वाले जो थे 50 गीगाहर्ट्ज़ 40 गीगाहर्ट्ज़ तक, ये ट्रेडिशनल माइक्रोवेव बैंड्स हैं जो पहले इस्तेमाल होती थी, ठीक है। जनरली अभी भी हो जाते कहीं कहीं, पर ये पहले ज़्यादा होती थी। अब कौन सी हो गई, 60 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज़ वाली बैंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। आ जाइए नेक्स्ट चलें। अब देखिए, पहाड़ी अथवा ऊंचे स्थानों पर लगे ऊंचे टावर वास्तव में माइक्रोवेव टावर ही होते हैं। अब देखिए, डेली लाइफ का है, जैसे मान लीजिए आप कार से जा रहे हैं, ठीक है, ये आपकी कार हो गई, अब कार से जा रहे हैं, थोड़ी कार सही नहीं बनी, कार तो कैसे बनेगी, ऐसे, कार बनानी नहीं आ रही है मुझे, सिर्फ बाइक बनानी है, वैसे थोड़ी ढंगी कार बन गई है, ठीक है। 1 सीटर कार मान लीजिए आप इसको भैया, ठीक है। अब ये 1 सीटर कार हो गई, ये क्या है, ये आप इस कार से जा रहे हैं और आपको ऐसा टावर दिख गया, आपके सामने आपके छोटे भाई बहन बैठे हैं, तो आप उनको ये बता सकते हैं, भाई ये जो टावर है ना, ये टावर माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करता है। कौन सा, माइक्रोवेव, तो अपन इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव टावर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बता सकते हो आप उनको, जिससे उनकी भी नॉलेज क्या होगी, एनरिच होगी। तो अपने जीवन में कुछ भी सीखे अपने छोटे भाई बहनों को जरूर बताते जाएं। अब देखिए, पहाड़ी अथवा ऊंचे स्थानों पर लगे टावर वास्तव में कौन से होते हैं, माइक्रोवेव टावर होते हैं। दूरी अधिक होने पर पृथ्वी की गोलाई भी सीधी दृष्टि रेखा में बाधक बन जाती है, फलस्वरूप संचारण बाधित हो जाता है। इस समस्या का हल
प्रेषक व ग्राही के बीच जो सेंडर है, जैसे ये इस टावर से हमें दूसरे टावर पे वो रिसीव करने हैं सिग्नल्स, है ना। तो जो प्रेषक है सेंडर है और ग्राही मतलब रिसीवर हो गया, तो इनके बीच में क्या होता है, रिपीटर्स लगा देते हैं अगर इनकी दूरी ज़्यादा हो जाती है तो, ठीक है। तो क्या लगाते हैं, रिपीटर्स लगाकर किया जाता है। सामान्यतः रिपीटर्स कितने 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। दूरी पर रिपीटर लगाए जाते हैं। दो एक के बाद आने वाले रिपीटर सीधी रेखा में होने चाहिए, लाइन ऑफ साइट में होने चाहिए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए। माइक्रोवेव अगर जैसे मान लीजिए इस तरीके से बैंड कर दोगे तो नहीं काम करेंगे ज़्यादा, है ना। अगर ये सीधी रेखा में होंगे तो अच्छा काम करेंगे। अब देखिए, माइक्रोवेव संकेत दूरी के साथ कमज़ोर भी पड़ जाते हैं। रिपीटर्स इन संकेतों को परावर्तित एम्पलीफाई करता है। जो संकेत कमज़ोर पड़ गए हैं उनको वापस से क्या होता है, एम्पलीफाई करता है, रीजनरेट करता है। माइक्रोवेव संचारण अपेक्षाकृत सस्ता साधन है, किंतु ये मौसम पर आधारित है। अगर मौसम बहुत ज़्यादा गंदा होगा तो फिर कम्युनिकेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन ख़राब हो जाएगा। अब देखिए, खराब मौसम में संचारण की गुणवत्ता घट जाती है। माइक्रोवेव संचारण अधिकांशतः लंबी दूरी के टेलीफोन संचारण, सेलुलर फ़ोन, टेलीविज़न, कार्यक्रम प्रसारण आदि में प्रयुक्त होते हैं। तो इसीलिए आपने कभी देखा होगा जब बहुत ज़्यादा बारिश आती थी तो क्या होता था, अपने सिग्नल्स चले जाते थे। अब देखिए स्टूडेंट्स, उपग्रह संचारण, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके सामने एक सैटेलाइट हो गई और ये अर्थ हो गई, ठीक है। अब अर्थ पे अलग अलग पोजीशंस आप देख पा रहे हैं, एक सैटेलाइट है, अलग अलग पोजीशंस पे क्या होगा, यहाँ पे छतरी लगी रहती है, वो सिग्नल इस तक भेजती है, फिर ये सिग्नल दूसरी लोकेशन पे भेज देती है अर्थ पर। इसी तरीके से ये काम करती है। अब ये जो सैटेलाइट है, इसकी जो पोजिशनिंग की जाती है वो ऑर्बिट में की जाती है। जहाँ पर इसको प्लेस किया जाता है उसको ऑर्बिट बोला जाता है। तो ये अर्थ से कितने किलोमीटर ऊपर होती है, ये 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो, ऑर्बिट भी क्या है, दो तरीके की होती है। पहली होती है जियो स्टेशनरी, ठीक है, जियो स्टेशनरी हो गई, और दूसरी होती है जियो सिंक्रोनस, ठीक है। जो जियो सिंक्रोनस होती है ये क्या करती है, ये 8 की पोजीशन में मूव करती है। अभी देखो ऐसे बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ पे क्या है, इसको तो पोजीशन कर दिया, जैसे इक्वेटर के पैरेलल इसको पोजीशन कर दिया, तो जो इक्वेटर है हमेशा इसी पोजीशन पर ये रहेगी, ठीक है। पर जो जियो सिंक्रोनस होता है, जैसे मान लीजिए उसको आपने यहाँ पर अर्थ पर इस डायरेक्शन में पोजीशन कर दिया गया। अब जैसे जैसे अर्थ मूव करेगी तो ये क्या करेगी, ये सीधी ना रहकर ये ऊपर की तरफ मूव करेगी, फिर इस तरीके से मूव करके यहाँ वापस आ जाएगी। 8 की पोजीशन में मूव करती है जियो सिंक्रोनस, ठीक है। और जियो स्टेशनरी क्या करती है, स्टेशनरी रहती है अपनी ऑर्बिट में। ये अपनी ऑर्बिट बदलती है, ये अपनी ऑर्बिट नहीं बदलती, ठीक है। इस तरीके से याद रख लीजिए। आ जाइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इस संचारण में सूक्ष्म तरंगे संकेतों का ही उपयोग किया जाता है, किंतु इनकी आवर्ती भूमि पर माइक्रोवेव संचारण में प्रयुक्त होने वाले संकेतों से कैसी होती है, अधिक होती है। संचार उपग्रह सामान्यतः भूमध्य रेखा से कितना 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित की जाती है, जो अपन ने अभी जस्ट देखा है ना। अब जो ये भू स्थिर कक्षा में उपग्रह की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति पृथ्वी के घूर्णन गति के बराबर होती है। इसीलिए क्या करते हैं, इसको बिल्कुल जैसे मान लीजिए इसको यहाँ पोजीशन किया है, तो जैसे जैसे अर्थ मूव करेगी तो वैसे वैसे ये भी मूव करेगी, और हमेशा इसी पोजीशन पर ये रहेगी। ये वाली लाइन ये बता रही है, ठीक है। जब भू स्थिर कक्षा में उपग्रह की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति पृथ्वी के घूर्णन गति के क्या होती है, बराबर होती है। अतः यह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष सदैव ही बिंदु एक ही बिंदु पर क्या है, रहता है। अब देखिए, संचार उपग्रह को एक माइक्रोवेव रिले स्टेशन माना जाता है। अब देखो ये याद रखें कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं उनकी हाइट है ये, है ना। कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करेंगे जब भी, तो वो कहाँ पोजीशन की जाती है, 36,000 किलोमीटर पर पोजीशन की जाती है। उपग्रह के अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण सीधी दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट की समस्या भी नहीं आती। भूमध्य रेखा पर बराबर दूरी स्थित 3 संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये लाइन बता क्या करा, ये जैसे एक सैटेलाइट, एक तो हो गई ये नंबर की सैटेलाइट, दूसरी यहाँ लगा दी, और तीसरी अपन ने यहाँ पोजीशन कर दी। तो क्या करेगी ये, इससे कम्युनिकेशन ये और ये इस तरीके से तीनों पूरी ग्लोब को कवर कर लेती हैं, और फिर अर्थ पर कहीं भी कोई भी सिग्नल ट्रांसपोर्ट करना हो तो वो वहाँ पे भेजे जा सकते हैं। इसके संकेत पृथ्वी के किसी भी स्थान पर प्राप्त किए जा सकते हैं अगर आपने 3 सैटेलाइट, अगर एग्जाम में आ जाए कि कितनी सैटेलाइटों की ज़रूरत होती है पूरी अर्थ पर, अगर आपको जो अपने सिग्नल भेजने हैं तो आपको 3 सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उपग्रह संचार में 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति के संकेतों को पृथ्वी से प्रेषित द्वारा अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह को भेजे जाते हैं। अब लंबी दूरी कितनी, 36,000 किलोमीटर बहुत होती है, तय करने के कारण ये संकेत क्या होता है, क्षीण पड़ जाते हैं।
अतः उपग्रह पे लगे ट्रांसपोंडर्स द्वारा इन संकेतों को शक्तिशाली बनाकर पुनः पृथ्वी पर भेजा जाता है। पृथ्वी पर इन संकेतों को कितने ही ग्रही रिसीवर्स द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उपग्रह को संकेत प्रेषित करने व प्राप्त करने के लिए अलग अलग आवृत्तियां काम में ली जाती हैं, जिससे ये संकेत एक दूसरे से बाधित नहीं होते। उपग्रह संचारण का उपयोग अत्यधिक लंबी दूरी के टेलीफोन संचारण, टेलीविजन कार्यक्रमों, प्रसारण, अंतरिक्ष संचार आदि में किया जाता है। उपग्रह सुदूर पृथक्करण स्थानों में संचार का एक अत्युत्तम साधन है, किंतु कक्षा में उपग्रह स्थापित करना अत्यधिक क्या होता है, खर्चीला होता है। आ जाइए नेक्स्ट चले। अब देखिए इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, अपन क्या पढ़ रहे हैं। देखो अपन ने एक ट्रिक से याद करा था, जैसे छोटी गर्ल XUV में बैठ के बोली आई एम रेडी, तो हमने सबसे पहले रेडियो वेव्स देखा, फिर माइक्रोवेव्स देखा। अब अपन क्या देख रहे हैं, इंफ्रारेड रेज देख रहे हैं, है ना। उसके बाद विजिबल देखेंगे, अल्ट्रावायलेट देखेंगे, एक्स रेज, गामा, कॉस्मिक। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर रहेगा और ये सारी रेज कवर कर लेंगे, जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। आ जाइए अब इंफ्रारेड ट्रांसमिशन देखते हैं। देखो इंफ्रारेड का इस्तेमाल कहाँ होता है, जो हमारे रिमोट होते हैं ना, रिमोट जैसे मोबाइल फ़ोन, टीवी, इन सब के जो भी रिमोट होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें डेटा प्रेषण के लिए बस आपको याद रखना है, इंफ्रारेड का प्रयोग कहाँ होता है, रिमोट कंट्रोल्स में। ठीक है, रिमोट जो कंट्रोल्स होते हैं उसमें इंफ्रारेड होता है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है, ये एक सस्ता, सुरक्षित और आसानी से काम में लिया जा सकने वाला संचार माध्यम है। इसका उपयोग मुख्यतः कम दूरी के संचारण में किया जाता है। अतिरिक्त किरण संचार हेतु प्रेषक व प्राप्तकर्ता के मध्य कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। अवरक्त किरण संकेत अत्यधिक तीव्र आवृत्ति पर कार्य करते हैं, जिससे इनकी डेटा संचारण गति बहुत तेज होती है। टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम आदि के रिमोट, यही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिमोट में, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ वापस से, रिमोट में संचारण के लिए इन किरणों का उपयोग किया जाता है। इससे घर के भीतर लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है। किसी एक बड़े कमरे में रखे कंप्यूटर अवरक्त किरणों के माध्यम से जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो डेली लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए वाईफाई, है ना, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी। अब देखिए वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी क्या है, जो अपन वाईफाई यूज़ करते हैं उसी की बात कर रहा है। नेटवर्क का कंप्यूटर को बिना तारों के जोड़ने का काम करने वाली आज की लोकप्रिय तकनीक है। असल में ये एक वायरलेस नेटवर्क है। ठीक है, इसमें तार की जरूरत थोड़ी सी पड़ती है। डब्लू लैन, है ना, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ICs इंजीनियर पर आधारित है। वाईफाई अलायंस कंपनीज का ट्रेडमार्क है। किसका, अलायंस कंपनी। ठीक है, आजकल वाईफाई युक्ति पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पामटॉप, वीडियो गेम्स कंसोल, स्मार्टफोन, प्रिंटर्स, अन्य बहुत सी युक्ति में इस्तेमाल होता है। वाईफाई समर्थित युक्तियां जैसे वाईफाई अनेबल डिवाइस इंटरनेट से जुड़े वायरलेस नेटवर्क की परस्पर रेंज में आने पर बिना तार लगाए इंटरनेट से जुड़ सकती है, और वाईफाई का कवरेज क्षेत्र कुछ कमरों से लेकर एक शहर की सीमाओं तक हो जाता है। ठीक है, देखो वाईफाई सेल फोन, टीवी, रेडियो की तरह सूक्ष्म संकेत होते हैं उनको प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। तो वाईफाई में कौन सी तरंगें इस्तेमाल होती हैं, रेडियो तरंगे, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, वाईफाई संचार के लिए इस्तेमाल रेडियो तरंगे, है ना, रेडियो तरंगे किस में इस्तेमाल हो रही है, वाईफाई में इस्तेमाल हो रही हैं। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे सेल फोन और रेडियो के समान होती है, लेकिन फ़र्क केवल इतना है कि इसकी आवृत्ति 2 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ होती है, जो सेल फोन की आवृत्ति से बहुत अधिक होती है। ठीक है, वाईफाई तरंगों में ज़्यादा डेटा ले जाने की भी क्षमता होती है, और वाईफाई संचार में 802.11 नेटवर्क मानकों का उपयोग किया जाता है। तो ये मानक याद रखना है। स्टैंडर्ड कौन सा है, 802.11 वाईफाई में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके गीगाहर्ट्ज़ कितने हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ टू 5 गीगाहर्ट्ज़, ऐसे याद रखना है आपको। इस पेज पे छप गया है। ठीक है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज़। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ब्लूटूथ ये डिवाइस देखे होंगे आपने। ब्लूटूथ एक ऐसी बेहतर तकनीक है जिसके द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रॉन उपकरण आपस में जुड़कर डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। जुड़ने के लिए इसमें रेडियो तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। तो ब्लूटूथ में कौन सी है, रेडियो। ठीक है, रेडियो तरंग पर क्या है, ये कुछ ही मीटर, बहुत ज़्यादा दूरी तक आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, केवल कुछ मीटर तक के लिए ही संकेतों को ट्रांसमिट किया जा सकता है ब्लूटूथ में। तो देखिए स्टूडेंट्स, डेटा संचारण के रूप, फॉर्म्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, यहाँ से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक आप क्या करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।